स्वागत है आप सभी का आप सभी के YouTube चैनल यानी क्लासेस पर। और आज हम सभी फिर से एक साथ आए हैं, यानी कि आज हम जो अपनी एचटेट की तैयारी कर रहे थे उसमें हम अपना जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि पार्ट 1 इसका पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आप सभी को पता होगा प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एचटेट या फिर सीटेट हो या फिर कोई भी टेट हो किसी भी राज्य का, तो उसमें क्या होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएंगे, कई बार सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम टू सेम आ जाते हैं। और कई बार क्या होता है आपका कि जो क्वेश्चन है वो टॉपिक जो होता है, जिस टॉपिक से पूछा जाता है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो आपका DSSB का एग्जाम ही क्यों ना हो। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैंने अपनी जो एस्टेट की एक प्रिपरेशन वाली वीडियो डाली हुई है कि कैसे करनी चाहिए अपनी तैयारी, तो उसमें मैंने बहुत सारे जो बातें हैं वो बताई हैं। नहीं देखी तो देख लेना, और लिंक नहीं मिल रही हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं दे दूंगी। अब यहाँ पर देखो, हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर 112 से हमारे क्वेश्चन जो है स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको पता होगा 91 से लेकर आपके जो होते हैं 150 तक जो है क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 2019 का ये क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ मैं आप सभी को। तो क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित जो कथन है उनमें से कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है ये पूछा गया है। तो पहला दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन एक एकाधिकार उत्पादन को प्रतिबंधित कर कीमत बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर एस्टेट और सीटेट में एक डिफरेंस यहाँ पर ये है कि एस्टेट में आपकी इकोनॉमिक्स आती है और सीटेट में आपका इकोनॉमिक्स नहीं आता है। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि मोस्टली क्वेश्चन जो है आपके DSSB जो होता है उसके जो क्वेश्चंस हैं मैंने देखे हैं एस्टेट में आपके, वहीं से वही जो क्वेश्चन है टॉपिक जो है मोस्टली जो टॉपिक हो गए जो क्वेश्चन हो गए वहीं से आते हैं। तो हमारे DSSB की जो ये जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने वो भी देख सकते हो, वहाँ से काफ़ी जो क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति हो गया, या फिर 1857 का विद्रोह हो गया, और साथ साथ हम और क्वेश्चन करेंगे तो और पता चलता चला जाएगा अब हमें। अब यहाँ पर गलत कथन दे रखा और ये हमारा इकोनॉमिक्स से आया हुआ है कि एकाधिकार उत्पादन को प्रतिबंधित कर कीमत बढ़ा सकता है। तो एकाधिकार उत्पादन का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति का या फिर किसी कंपनी का या फिर किसी संस्था का क्या हो जाता है, एक वस्तु के उत्पादन पर एकाधिकार हो जाता है, यानी कि उसके अलावा कोई और क्या है उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है, तो उसको एकाधिकार कहा जाता है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ में एकाधिकार होगा वो क्या कर सकता है, कीमत कभी भी बढ़ा सकता है। बिल्कुल बात ठीक है यहाँ पर ये वाली। अब जो गलत कथन बताना है दूसरा देखो, एकाधिकार में एक फर्म या फिर जो एक उद्योग में कोई अंतर नहीं होता, इन्होंने ये कहा है। तो ये बात भी ठीक है, एक फर्म हो चाहे एक उद्योग हो उसमें कोई अंतर नहीं होता एकाधिकार में। तीसरा देखो, वस्तु विभेद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशिष्टता है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता जो होती है ये आपका इकोनॉमिक्स कहाँ से आती है, मोस्टली आप ये पूछते हो मुझसे, तो इकोनॉमिक्स जो आपकी क्लास 11th की और क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है वो कर लो, वहां से आती है आपकी। तो ये वाला जो है ये हमारा 11th क्लास से आया हुआ है। तो एकाधिकारात्मक जो प्रतियोगिता है वो जो है आपकी जो वस्तु विभेद होता है उसमें नहीं होता है, क्योंकि वस्तु विभेद का मतलब होता है वस्तुओं में अंतर होना, यानी कि बहुत वैरायटी की वस्तु मिलना हमें। जब एकाधिकार होगा किसी वस्तु निर्माण पर तो क्या है, हमें वस्तुएं एक ही जैसी मिलेंगी, यानी कि कोई और कंपनी या फिर कोई फर्म वगैरह वो उत्पादन नहीं कर सकती उस जैसी सिमिलर वस्तु का, तो हमें क्या है दूसरी वस्तु नहीं प्राप्त होगी, यानी कि उस जैसी दूसरी वस्तुएं नहीं प्राप्त होंगी। जैसे कि अभी जो बाजार है मार्केट में जाते हो तो बहुत सारी एक जैसी वैरायटी की जो आपको वस्तुएं मिलती हैं, पर एकाधिकार प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए यही वाला गलत है, तो ये सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण कहाँ स्थित है। तो आपके जो आंदोलन है राष्ट्रीय आंदोलन वो भी आते हैं तो वो भी कर लेना। चंपारण कहाँ स्थित है, तो आपको ये नहीं सोचना कि एस्टेट का करना है किसका करना है, मैं आपको बता दूं एस्टेट करना है तो मोस्टली सिलेबस आपका DSSB का है, और वो वाली वीडियोस देखनी स्टार्ट कर दो और वहां से कवर करना स्टार्ट कर दो। हैंड रिटन नोट से करवा रखे हैं, फिर मैंने MCQs करवा रखे हैं उन टॉपिक्स के, तो वहां से करोगे तो बहुत ज्यादा आपकी मदद होगी। तो चंपारण जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बिहार में है, तो आप सभी को भी पता होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमारे सामने कि 55 पश्चिमी देशांतर रेखा का प्रतिध्रुव जो देशांतर है वो कौन सा है। तो 55 जो पश्चिमी देशांतर रेखा है उसका अगर प्रतिध्रुव जो है उसकी बात करूं तो वो होता है हमारा 55 पूर्वी देशांतर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि ये देशांतर क्या होते हैं, जब पृथ्वी के जो दो अक्ष होते हैं उनके बीच में जो कोणीय दूरी होती है उसको ये देशांतर कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी, कई बार डेफिनेशन को लेकर भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सभी के सामने यहाँ पर
इसे पूछा गया है कि अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा है। तो अफ्रीका का जो दक्षिणतम छोर है वहां पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री धारा का नाम पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो समुद्री जो धारा है वो कौन सी है? तो वो जो ये अगुलहास है, हाँ अगुलहास है, वो आपकी है। ये ध्यान रखना है आपको इसका। ये फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने, देखिए, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना मतलब कि अपना माने, यानी कि गरीब व्यक्तियों के लिए भी सारी चीजें प्रोवाइड होंगी तभी तो वो अपना मानेगा। तो ये बात कहाँ से ली गई है? ये बात जो है आपकी क्लास 11 जो CBSE एनसीईआरटी बुक लगती है वहां से ली गई है। तो ध्यान रखना। और ये किसने कही थी? ये जो BR अम्बेडकर है उन्होंने कही थी। तो ए वाला ऑप्शन अपने यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और एस्टेट की जो तैयारी करोगे तो आपकी आधी जो है DSSB की तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि जो DSSB वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो वीडियोस हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है। यहाँ पर हमें मैचिंग दे दी है, तो यहाँ पर सही आंसर बताना है। ऑप्शन नीचे यहाँ पर दिए गए इनमें से बताना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखो, स्ट्राम्बोली जो है उसका हमारा जो है ये सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इटली। यहाँ पर ज्वालामुखी के बारे में बताया गया और यहाँ पर देशों के बारे में बताया गया। तो स्ट्राम्बोली जो है इटली में होता है, ज्वालामुखी। तो दूसरा ये हो गया इसका। तो देखो सेकंड जो है किस किस में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन को इनकरेक्ट करके, और बाकी सारे सेकंड है। अब देखो कोटापेक्सी, तो कोटापेक्सी जो है आपका ये थर्ड वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो थर्ड वाला ये यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं जिसमें थर्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड अपना कट हो गया। अब माउंट पोपा जो है आपका कहाँ पर है? वो आपका कहाँ पर होती है ज्वालामुखी? ये म्यांमार जो है उसमें होती है। तो इसलिए आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन संबंधित है। तो आर्थिक जो नियोजन है वो किस चीज से संबंधित है? तो आर्थिक नियोजन का तो आप जानते ही होंगे, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन जो हमारी भारत ने भी अपनाया हुआ है, और ये जो चीज है कहाँ से अपनाई थी भारत ने? तो सोवियत संघ से प्रेरित होकर अपनाई थी, ये भी ध्यान रखना आपको। और ये जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर दूसरे वाला है, यहाँ पर नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था और इसके साथ साथ, हाँ, अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था देखकर रह जाएंगे तो इसका मतलब हम ये समाजवादी को इग्नोर कर रहे हैं। तो नहीं, मिश्रित और समाजवादी दोनों से संबंधित है। तो ये हमारा थर्ड वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर जो सही मिलान नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सही मिलान कौन सा नहीं है? तो देखो, यहाँ पर हमारा सर्क हिमनद ठीक है। यहाँ पर जो स्थल कृतियां बताई हुई हैं और इसके साथ साथ जो निर्माण है वो कहाँ से होता है, उनका जो निर्माण कारक है ये बता रखे हैं। अब देखो, जो ये नूनाटक है वो जो है समुद्री लहर बता रखा है, पर नूनाटक जो होता है वो समुद्री लहर नहीं बल्कि हिमानी जो है उसके द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारा जो ये वाला यही पूछा हुआ था कौन सा इनकरेक्ट है, तो फोर्थ वाला हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हम सभी के सामने पूछा गया है यहाँ पर, जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो कौन सा ज्वार आता है? तो जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं तो कौन सा आता है? समकोणीय स्थिति में होते हैं। अब यहाँ पर जो ज्वार है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो ज्वार है आपको समझना होगा ज्वार क्या होती है और भाट क्या होती है। ज्वार भाट हमने शब्द सुना है। जब चंद्रमा और जो सूर्य होता है, जब उनकी आकर्षक जो शक्तियां होती हैं उनके कारण क्या होता है, जो सागरीय जल होता है उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर ज्वार जो होते हैं वो ऊपर की तरफ, यानी कि जो लहरें हैं समुद्र की, जब वह सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से ऊपर की तरफ उठती हैं लहरें, तो वो क्या होती है, वो ज्वार होती है। और जब नीचे की तरफ होती है तो वो भाटा होती है। तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पूछा गया, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होती हैं तो कौन सा ज्वार आता है? तो लघु ज्वार आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ लघु ज्वार का एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि जो लघु ज्वार होता है वो आपका क्या होता है, अमावस्या जो होती है और पूर्णिमा का जो दिन होता है उस स्थिति में होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर हमें फिर से जो है मैचिंग दे दी गई और मिलान करना है अब हमें यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है
गुर्जर प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार है उसका हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो करेक्ट होगा, यानी गुजरात और राजस्थान। इस साइड आपके राजवंश जो हैं वो बताए गए हैं और इस साइड आपके जो संबंधित क्षेत्र है, राजवंश से संबंधित जो क्षेत्र है वो बताए गए हैं। तो इसका फर्स्ट का ये हो गया हमारा थर्ड। तो थर्ड कहाँ पर दे रखा है, देखो पूरी मैचिंग में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से फटाफट आंसर सोल्व करने भी आपको आने चाहिए। राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट जो है आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी दक्कन। अब पाल जो है वो आपका कौन सा होगा, पाल आपका बंगाल हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर जो चोल है उसका हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये आपके जो है यहाँ पर राजवंश के नाम थे और यहाँ पर जो है आपके क्षेत्र संबंधित थे। आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे यहाँ पर हम सभी के सामने जो है फिर से यहाँ पर एक जो मैचिंग टाइप दे रखा है और फिर पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है, तो वो हमें बताना है। चाय जो होती है सबसे ज्यादा असम में होती है, यानी कि सर्वाधिक जो उत्पादक क्षेत्र है हमारे राज्य में, जो यानी कि भारत में जो उत्पादक राज्य है सबसे ज्यादा किसी चीज का, यानी कि फसल, कौन सी फसल का, तो चाय का, असम है, बिल्कुल ठीक। जूट का यहाँ पर पश्चिमी बंगाल बताया हुआ है, हाँ जूट जो होता है पश्चिमी बंगाल में होता है, ये भी ठीक है यहाँ पर। फिर देखो कॉफी, कॉफी कर्नाटक में होती है, ये भी ठीक है। रबर जो है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में तो होती है, पर सबसे ज्यादा की अगर बात की जाए तो जो रबर होती है वो आपकी केरल में होती है, ध्यान रखना आपको, केरल। और उसके बाद जो है उसके बाद तमिलनाडु आता है, जो सबसे ज्यादा जो उत्पादक क्षेत्र है रबर का। फिर उसके बाद तमिलनाडु के बाद देखा जाए तो त्रिपुरा और कर्नाटक आते हैं। ये होगी। आगे देखते हैं, आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का यहाँ पर विषय पूछा गया। पहला संचार, दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तीसरा पुलिस और चौथा विवाह। तो समवर्ती सूची का विषय आपका विवाह होगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब जो अगर बाकी देखे जाएं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया और जो संचार है वो आपके दोनों के दोनों संघ सूची में आएंगे, ठीक है। और जो पुलिस वगैरह हो जाती है या फिर लोक व्यवस्था वगैरह हो जाती है वो आपकी राज्य सूची में आती है। तो इस तरीके से मैंने बता दिए सारे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात बने भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के गठन का आधार माना था। तो राज्यों के गठन का जो आधार है वो कौन सा माना था, ये आपका क्वेश्चन जो है आपका क्लास 10th में भी है, जो आपकी पोल साइंस है, तो इसलिए एनसीईआरटी बुक से बाहर तो आने वाला नहीं है आपका, तो एनसीईआरटी बुक पर ध्यान दिया करो, फोकस किया करो, अच्छा जाएगा एग्जाम। तो देखो, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो उसका जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। और इसने अपनी जो रिपोर्ट है 1955 में जारी की थी, और उस रिपोर्ट के तहत ही क्या हुआ था, राज्य का दोबारा से पुनर्गठन हुआ था। यानी कि ब्रिटिश काल में भी राज्य थे जिन्हें प्रांत कहा जाता था, पर बाद में भारत में क्या हुआ था, बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसकी सिफारिश की गई थी कि भाई दोबारा से जो है राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो इसलिए जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में बनाया गया था, और उसकी जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि जो भाषा है उसके आधार पर क्या होना चाहिए, राज्यों का गठन होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भाषा के आधार पर। और जहाँ पर जो भाषा है वो सेम नहीं होती थी, वहां पर संस्कृति वगैरह देखी जाती थी, धर्म नहीं देखा जाता, भौगोलिक स्थिति देखी जाती थी, पर मेनली इन्होंने भाषा को ही इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे दिया है हमारा 125वां। यहाँ पूछा गया है वह क्षेत्र पहचानिए जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफल नहीं रही हैं। तो वो कौन से क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो सफल नहीं रही, यानी कि विफल हो चुकी है जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो पहला ऑप्शन है शांति व व्यवस्था कायम रखने में, तो शांति और व्यवस्था कायम रखने में तो सफल हुई है, तो ठीक कर देते हैं हम यहाँ पर सही। दूसरा आर्थिक असमानताओं में कमी लाने में, तो हाँ यही आपका ऑप्शन जो सही होगा, क्योंकि देखो आर्थिक असमानता है, यानी कि आपको पता होगा जो आर्थिक जो समानता कायम करने के लिए बहुत तरीके अपनाए जाते हैं, पर कहीं ना कहीं जो है गरीबी अभी विद्यमान है, तो इसलिए आर्थिक असमानता जो है लगातार बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर विफल रही है, तो अपना सी यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले यहाँ पर दे रखा है कि कौन सा अर्थशास्त्री उदासीनता वक्र विधि से संबंधित नहीं है, तो उदासीनता वक्र से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया। पहला हिक्स, दूसरा पेरेटो, तीसरा एलन और चौथा मार्शल। तो ये तीनों के तीनों तो हैं अपने, पर जो पेरेटो है ये इससे संबंधित नहीं है, उदासीनता वक्र से संबंधित नहीं है। तो इकोनॉमिक्स करनी है, फिर से कहूंगी 11th और 12th की करो, और बहुत बारी आपके उदासीनता वक्र, तटस्थ वक्र वगैरह वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको कवर करो।
ठीक है, अगर आप चाहते हो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो आप सभी के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं बना दूंगी। तो यहाँ पर देखो जो पेरेटो है वो जो है उदासीनता वक्र से संबंधित तो नहीं है, पर पेरेटो ने क्या दिया है, दक्षता का सिद्धांत दिया है, आपको ध्यान रखना है। दक्षता यानी कि स्किल पावर वगैरह का सिद्धांत दिया इन्होंने। आगे देखते हैं, आपको ये बातें जो इनकरेक्ट जो है यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा और जानना भी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला दिया गया है क्वेश्चन हम सभी के सामने, जनसंख्या जो 2011 के अनुसार भारत के 3 सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य का सही बढ़ता हुआ क्रम जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो ठीक होगा। पहले हरियाणा, फिर उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, फिर सिक्किम में। ठीक है, जो 2011 में जो जनगणना की गई थी, तो उसमें लिंग अनुपात के अनुसार बढ़ता हुआ जो क्रम है उसमें 5 जो राज्य वो निकाले गए थे, जो कि इस प्रकार थे। पहले हरियाणा आ रहा है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर सिक्किम है, और फिर इसके बाद जो है पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखना है आपको, ये 5 राज्य बताए गए थे। आगे चलते हैं, देखो अगला है व्यापार चक्र संबंधित नहीं है। तो व्यापार चक्र किस चीज से संबंधित नहीं है। पहला जो अर्थव्यवस्था है उसमें कीमत स्तर से, दूसरा उत्पादन स्तर से, तीसरा रोजगार स्तर से, और चौथा यहाँ पर देखा सरकार में राजनीतिक दल से। तो आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। और साथ साथ आप सभी क्या कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। और लाइक और शेयर तो करना ही है, ठीक है। अब देखो व्यापार जो चक्र है वो किससे संबंधित नहीं है, पूछा गया है। तो व्यापार चक्र अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था में कीमत जो स्तर है यानी कि व्यापार के में आ गया आपका, तो इससे तो संबंधित है। उत्पादन स्तर जो हो गया वो भी व्यापार चक्र में आएगा। फिर जो है आपका रोजगार है वो भी व्यापार चक्र में आएगा, पर सरकार में जो राजनीतिक दल यानी कि जो पार्टीज होती हैं वो व्यापार चक्र में नहीं आएगी, वो राजनीति में आएगी। तो इसलिए आपका ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि पीडीएफ में आप देख रहे हो कहीं कहीं पर गलत जो आंसर है उस पर टिक किए गए हैं, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि बच्चा अटेम्प्ट करके आया है और वही पीडीएफ हमारे पास आई है, तो इसलिए उसको इग्नोर करना और सही आंसर मैं आप सभी को बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर पूछा गया हमसे, भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों में सीटें आरक्षित रखी जाती है। तो स्थानीय जो स्वशासी जो निकाय हैं यानी कि जो आपके पंचायती राज व्यवस्था और जो नगर पालिका है उसमें जो सीटों का आरक्षण है वो पूछा गया है। पहला यहाँ पर दे रखा है मात्र अनुसूचित जाति के लिए, दूसरा है यहाँ पर मात्र महिलाओं के लिए, तीसरा मात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए, और चौथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति एवं महिलाओं के लिए। तो किसके लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए किया गया है। ठीक है, और ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है ये जो है इनकी संख्या के अकॉर्डिंग क्या है, इनकी संख्या के अकॉर्डिंग अनुपात में क्या दिया जाएगा, इनको जो आरक्षण वो दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर मैं पॉज करूंगी, और हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए हैं बच गए हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम धीरे धीरे, मतलब कि इतनी भी धीरे धीरे नहीं करवाने वाली हूँ, पर हम जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से हमारे क्या होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप सभी को ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो हम पढ़ के गए हैं एग्जाम में, और आपको एग्जाम में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और कोई भी दिक्कत, कोई टॉपिक चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे मदद करके अच्छा लगेगा। और आप सभी मेरी मदद कर सकते हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।